सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में कल भी हमने पढ़ा था। कुछ प्रकार की अभिक्रियाएं कल आपके सामने हमने रखी थी, उदाहरणों से, समीकरणों से उनको समझने का प्रयास किया था। आगे कुछ अभिक्रियाएं और हैं जिन्हें हम समझते हैं। अगली जो अभिक्रिया है वो है तेज और मंद, मतलब तीव्र और स्लो, फास्ट और स्लो रिएक्शन। तो पहले मैं एक उदाहरण लेता हूँ, तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन का। परिभाषा की दृष्टि से आसान है। कि ऐसी अभिक्रिया जो काफ़ी तेज गति से संपन्न होती हो, मतलब जिनके संपन्न होने में काफ़ी कम समय लगता हो, 1 सेकंड से भी काफ़ी कम समय लगता हो, क्षण भर में वो हो जाती हो, हम सोच भी नहीं पाते हैं और अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहेंगे तीव्र, फास्ट रिएक्शन। एक उदाहरण में लिख रहा हूँ, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इन दोनों की जब क्रिया करेंगे, कल मैंने एक उदाहरण बताया था द्विविस्थापन, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ जाएगा, AgCl ये बन जाएगा AgCl प्लस H और NO3 नाइट्रिक अम्ल यहाँ पे बन जाएगा। तो अभिक्रिया काफ़ी कम समय में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया लगभग 10⁻⁻10 सेकंड में संपन्न हो जाती है। अम्ल और क्षार की जो अभिक्रियाएं हैं वो काफ़ी तेज गति से संपन्न होती है, वो भी सारे उदाहरण इसी में होंगे। तो ये एक उदाहरण हमने लिखा है फास्ट रिएक्शन का। परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में काफ़ी कम समय लगता हो, 1 सेकंड से भी बहुत छोटा भाग लगता हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को फास्ट रिएक्शंस कहा जाता है। दूसरी अभिक्रिया है मंद या धीमी, स्लो अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया, परिभाषा मंद अभिक्रिया की है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में काफ़ी लंबा समय लगता हो, मतलब उनको पूर्ण होने में कई दिन लगते हों, कई महीने लगते हों, कई वर्ष लगते हों, या फिर हम कह सकते हैं कि कई सदियों लग जाती हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहेंगे मंद या स्लो रिएक्शन। एक उदाहरण है जो अच्छा उदाहरण है, सबसे बढ़िया उदाहरण है कि लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगने की मैं समीकरण आपके सामने लिख रहा हूँ। Fe आयरन है, लोहा है, और लोहे पर ऑक्सीजन और जल, इन दोनों की उपस्थिति में जंग बनता है। अगर लोहे को जल नहीं मिले या जलवाष्प नहीं मिले और ऑक्सीजन नहीं मिले तो उस पर जंग नहीं बनेगा। मतलब लोहे पर जंग बनने के लिए ऑक्सीजन और जल या जलवाष्प की हमें आवश्यकता होती है। तो ये सूत्र अभिक्रिया जो होगी Fe2O3.3H2O, ये सूत्र है जंग का। ये जो इसमें पानी के अणु हैं, जंग को आप कभी भी देखें किसी सतह से, लोहे की सतह से हटा के और सूखी हुई हथेली पर इस तरह से रगड़ेंगे तो उसमें से पानी की नमी आपको दिखाई दे देगी। मतलब जंग में नमी जरूर होती है, क्योंकि उसका फॉर्मूला है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड और जल वाष्प या जल उसमें उपस्थित होती है। अभिक्रिया में देखो, लोहा, ऑक्सीजन और जल ने क्रिया की है। ये जंग बनने में कोई फिक्स समय नहीं है कि 1 दिन लगता हो, 2 दिन लगते हो, काफ़ी लंबा समय लगता है। और किसी लोहे की सतह पर जब पानी और ऑक्सीजन उसे उपलब्ध होती है तो धीरे 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 महीनों, 2 महीनों, 6 महीनों और धीरे 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 जंग उस पर बनता रहता है। तो मंद या स्लो अभिक्रिया का यह उदाहरण है। समीकरण आपके सामने लिखा है, आयरन, ऑक्सीजन, जल, और ये जंग का सूत्र है। अलग से भी याद रखना है, एक बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। लोहे पर बनने वाली जंग का फॉर्मूला लिखिए, तो Fe2O3.3H2O।
अभिक्रिया अभी असंतुलित है, संतुलित करने के लिए देखें आप, संतुलित इसे मैं कर देता हूँ। यहाँ हमने 2 लगा दिया है, अब आसानी से आप इसे चेक करके संतुलित कर लो। देखो 4 तो Fe4 3 × 2 मतलब यहाँ पे 3 लग जाएगा, और ये 2 इससे भी गुणा होगा मतलब ये 6 लग जाएगा। तो 6 जल के अणु, 3 ऑक्सीजन के अणु और 4 लोहे के अणु मिलकर लोहे पर जंग के 2 अणुओं का निर्माण कर देगा। इस तरह से ये जो जंग बनने की अभिक्रिया है काफ़ी लंबे समय में होती है, इसलिए मंद या स्लो अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, तो दोनों के एक एक उदाहरण आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। कल भी कुछ अभिक्रियाओं के उदाहरण लिखे थे। अगली एक और अभिक्रिया मैं लिखता हूँ। अगली अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। परिभाषा की दृष्टि से देखें तो होती है कैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया ऐसे अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल बड़े तीव्र होते हैं, तेज होते हैं, दाहक होते हैं, जला देने वाले होते हैं और किसी भी सतह को, पदार्थ को जलाने की क्षमता वो रखते हैं। तो और क्षार भी ऐसे ही होते हैं, जब इन दोनों की आपस में क्रिया करवाते हैं तो बनता है लवण और जल। इस अभिक्रिया का नाम उदासीनीकरण अभिक्रिया रखने का जो कारण है वो ये है कि अम्ल कितना भी प्रबल हो, क्षार कितना भी प्रबल हो, आपस में क्रिया करने पर जल बन जाता है और लवण बन जाते हैं। इनकी जो तीव्रता है, इनकी प्रबलता है वो समाप्त हो जाती है, उदासीन हो जाती है। इसलिए अभिक्रिया का नाम हमने रखा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे एक उदाहरण में लिख रहा हूँ, HCl बड़ा प्रबल अम्ल है, तेज अम्ल है, इतना प्रबल होता है सांद्र अवस्था में कि एक बूंद अगर हम सतह पर गिरा दें, स्किन पे गिरा दें तो वो स्किन हमारी जल सकती है। और क्षार NaOH ये भी प्रबल क्षार है। अगर इस क्षार से भी हम जरा सी भी एक बूंद किसी वस्त्र पर, कपड़े पर या हमारी स्किन पर गिराएंगे तो इससे भी जल सकते हैं। क्या करना है कि जब इस प्रबल अम्ल की क्रिया इस प्रबल क्षार से करवा देते हैं तो ये बन जाता है NaCl + H2O। ये बना है नमक। अब इस नमक से हमें कोई नुकसान नहीं होता है, मतलब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाने पर जल बन जाता है और लवण बन जाता है। ये लवण उदासीन प्रकृति का है, ना ये अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, उदासीन होगा। मतलब अगर हम इसमें गुणों को जांचने चाहें तो हमें इसमें प्रबलता भी नहीं होगी और ये उदासीन प्रकृति का होगा, अम्लीय भी नहीं होगा, क्षारीय भी नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि अम्ल ने भी अपने गुणों को समाप्त कर दिए हैं और क्षार ने भी अपने गुणों को समाप्त कर दिया है। इसलिए इस अभिक्रिया को हमने नाम दिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया, अर्थात गुणों को उदासीन या कम कर लेने वाली अभिक्रिया का ये उदाहरण है। और भी कोई भी अम्ल और कोई भी क्षार के बीच क्रिया होने पर निश्चित रूप से लवण और जल का ही निर्माण होता है। तो ये कुछ अभिक्रियाएं थी जो सिलेबस की दृष्टि से हमारे पास थी, वो हमने पढ़ी हैं। अगला एक और टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एक तरह से, वो है उत्प्रेरक। तो अगला टॉपिक लिखें आप उत्प्रेरक। अब देखो उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक होते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग को बदलने वाले पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदल देते हों और स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होने देते हों, वे कहलाते हैं उत्प्रेरक। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको पहले समझाऊं, एक पदार्थ A है, एक B है, इन दोनों को क्रिया करके C बनाना है।
परंतु ए से बी, ए और बी की बीच क्रिया होकर सी बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है। यदि हम इसमें एक जी नामक पदार्थ डाल देते हैं तो ये पदार्थ डालने पर अभिक्रिया जो पहले 2 घंटे 4 घंटों में हो रही थी वो शीघ्र 1 मिनट 2 मिनट में संपन्न हो जाती है। तो इस पदार्थ को हम कहेंगे उत्प्रेरक। इसने क्या किया है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम। जो गति काफ़ी धीमी गति से हो रही थी, जो 2 घंटे 4 घंटे अभिक्रिया को संपन्न होने में लग रहे थे, वो थोड़ी सी मात्रा इसकी डालने पर बड़ी तीव्रता से हो जाती है और 1 मिनट 2 मिनट में अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बदल देते हो, ये तो मैंने एक बढ़ाने वाला पदार्थ बता दिया। अभिक्रियाएं जो काफ़ी तेज होती है उनको घटाने का भी काम उत्प्रेरक करता है। ठीक है, तो पहले अभिक्रिया की उत्प्रेरक की परिभाषा है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदल देते हो और स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होने देते हो, ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक है, उत्प्रेरक को हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांट देते हैं। नंबर 1 होता है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक परिभाषा देखो इसकी, ऐसे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हो, मतलब अभिक्रिया के वेग को तेज कर देते हो, बढ़ा देते हो, टाइमिंग को उसकी कम कर देते हो, ऐसे उत्प्रेरकों को हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे एक अभिक्रिया में लिखता हूँ N2 प्लस H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बनता है NH3। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ 2 और यहाँ 3 हम लगाएं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलके अमोनिया गैस बनाते हैं, परंतु ये क्रिया होने में काफ़ी समय लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। हम अभिक्रिया की टाइमिंग को कम करना चाह रहे हैं तो हमें उसमें एक धनात्मक उत्प्रेरक मिलाना पड़ेगा। धनात्मक उत्प्रेरक के रूप में हम क्या करते हैं? लोहे की छीलन, मतलब लोहे के छोटे छोटे बारीक टुकड़े उस पात्र में जिसमें हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को मिला रहे हैं, उसमें लोहे का चूर्ण, लोहे की छोटी छोटी टुकड़े वो डाल के और उसको हिलाते हैं, तो इस लोहे के द्वारा अभिक्रिया तेज़ी से संपन्न होती है और तेज़ी से अमोनिया गैस का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस पदार्थ ने, इस लोहे ने अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम किया है, अर्थात इस उत्प्रेरक को हम कहेंगे धनात्मक उत्प्रेरक। ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। दूसरा होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक परिभाषा देखो इसकी भी, कि ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रियाओं के वेग को कम करते हो, जो अभिक्रियाएं काफ़ी तेज़ी से संपन्न होती हैं, उनकी गति को यदि हम कम करना चाह रहे हैं तो गति को कम करने के लिए हम उसमें थोड़ा सा ऋणात्मक उत्प्रेरक डाल देते हैं। जैसे एक उदाहरण में लेता हूँ H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है और ये जैसे ही थोड़ा सा भी मतलब इसे समय मिलता है, खुला होता है, तुरंत जल में परिवर्तित हो जाता है, H2O प्लस O2 में अपघटित हो जाता है। अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, देखो 2 2 तो यहाँ 2 लगा देंगे, 2 2 4, अब ये संतुलित हो चुकी है। 4 हाइड्रोजन तो 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 ऑक्सीजन, 2 ये। संतुलन की प्रोसेस मैंने पहले भी बताई है। प्रत्येक अभिक्रिया को एक बार अपन संतुलित करके देखेंगे तो आपको ये फिर अच्छे से आ जाएगा। ये बैलेंस हो चुकी है, तो इसमें थोड़ी सी मात्रा में अभिक्रिया काफ़ी तेज़ी से संपन्न होती है। जैसे ही इस पदार्थ को खुला रखा जा रहा है, तुरंत इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। ये गैस है ऑक्सीजन। जैसे ही ये पदार्थ किसी बोतल में, किसी पात्र में रखा हुआ है, अगर इसमें जरा सा भी यहाँ से लीकेज है, ये खुला हुआ है, तो इसमें से तुरंत ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है
और ऑक्सीजन बाहर निकलने पर ये जल के रूप में रह जाता है। तो इस पदार्थ में हम अभिक्रिया की गति को कम करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि तुरंत ही एकदम से ही पानी रह जाए और पूरी ऑक्सीजन। तो जब किसी पात्र में हम H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड को लेते हैं और जैसे ही पात्र का थोड़ा सा भी हम लीकेज करते हैं या उसका ढक्कन को खोलने का प्रयास करते हैं, तुरंत ऑक्सीजन इसमें से बाहर निकल जाती है और H2O पात्र में केवल जल रह जाता है। अभिक्रिया काफ़ी तीव्रता से संपन्न होती है, इसलिए थोड़ी सी ग्लिसरीन की मात्रा इसमें मिला देते हैं और ये ग्लिसरीन यहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, अभिक्रिया की गति को मंद या धीमा करने में मदद करता है। तो इसे हम कहेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक। तीसरे प्रकार के जो उत्प्रेरक हैं, ये दो मुख्य हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तीसरा जो उत्प्रेरक होता है वो होता है स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक को आप देखें परिभाषा की दृष्टि से कि ऐसे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक की भांति काम करता हो तो उसे हम स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कि एक A और B पदार्थ मिलकर C और D बनाते हैं। तो मतलब ये है कि इसमें हम कोई अलग से नया पदार्थ नहीं डालेंगे उत्प्रेरक के रूप में, बल्कि A और B की भी जब क्रिया करवाएंगे तो C और D बनेगा। यहाँ पर जैसे ही C की कुछ मात्रा बनती है वैसे ही अभिक्रिया की गति एकदम से बढ़ जाती है। जैसे कि अभिक्रिया होने में पहले टाइम लग रहा है 2 मिनट 5 मिनट लग रहे हैं और C की थोड़ी सी मात्रा, माना कि 20 ग्राम 10 ग्राम मात्रा इसकी बनती और अभिक्रिया की टाइमिंग एकदम से तीव्र हो जाती है, तेजी से अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे उत्प्रेरक जो स्वयं, ऐसे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक की भांति काम करते हो वो कहलाएंगे स्वतः उत्प्रेरक। और ये कम इम्पोर्टेंट है कि दो मुख्य रूप से आपको धनात्मक और ऋणात्मक याद करना है। और एक चौथा होता है जैव उत्प्रेरक, जैव रासायनिक या जैव उत्प्रेरक। ये होते हैं जैविक क्रियाओं को संपन्न करने वाले उत्प्रेरक, जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण है हमारे मुंह में बनने वाली लार। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है और ये टाइलिन नाम का एंजाइम क्या करता है कि जैसे ही हम भोजन को मुंह में लेकर चबाना प्रारंभ करते हैं, ये टाइलिन भोजन का पाचन प्रारंभ कर देता है। स्टार्च को, भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का काम ये एंजाइम प्रारंभ कर देता है। तो ऐसे एंजाइम जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करते हो, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाते हो, वे कहलाते हैं जैव रासायनिक एंजाइम या जैव उत्प्रेरक। ठीक है, तो ये चौथे प्रकार का हमारा उत्प्रेरक हुआ है, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और जैव रासायनिक उत्प्रेरक। 4 प्रकार के उत्प्रेरक हैं। प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।